Namaste, good evening. Myself, Nisha Soni. I am clinical dietitian. I have 15 plus years experience in my field. I started my career as lecturer in government college. Later, I joined ICMR, Indian Council of Medical Research, New Delhi. Then I worked in Ministry of Health and Family Welfare, FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, Mumbai. Then in 2017, I started my own clinic, Balanced Bites, and it is diet and yoga clinic. And since 2018, I am associated with IBD India Foundation. पहले भी हम पास्ट में कई वेबिनार्स कर चुके हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स इन आईबीडी। अभी कुछ लोग आईबीडी और आईबीएस को कई बार कंफ्यूज करते हैं और सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन आईबीडी एंड आईबीएस। आईबीडी इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो ये हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन आता है, आंतों में सूजन आ जाती है, अल्सर होते हैं, एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है। जबकि आईबीएस जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें फंक्शनल डिसऑर्डर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो आईबीडी और आईबीएस में डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी ये हो जाती है, आपको फूड बहुत चैलेंजिंग लगने लगता है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक कंसर्न का बन जाता है। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, आईबीडी पेशेंट्स में जो मेनली ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो है आरफिड, ARFID, अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, OSFED, OSFED, अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स। कॉमनली ये है, लेकिन इसमें जैसे हमने फर्स्ट दिया है आरफिड, avoidant restrictive food intake disorder, this is most common one, so we'll discuss it first. Actually globally जो IBD patients हैं, उनमें जब disorders के prevalence हम देखते हैं तो 41 to 93%। अभी इतनी बड़ी रेंज इसलिए होती है क्योंकि आईबीडी में जब भी आप किसी से सर्वे करेंगे या उनका असेसमेंट करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, तो फ्लेयर अप टाइम में कंडीशन बिल्कुल अलग है, उसमें सारे रिस्पॉन्सेज अलग मिलते हैं, रेमिशन टाइम में अलग मिलते हैं, इस वजह से इस प्रिवलेंस की रेंज बड़ी है। बट स्टिल सारे डिसऑर्डर्स को जब हम प्रिवलेंस देखते हैं तो ग्लोबली 41 to 93% आईबीडी पेशेंट्स जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर से सफर करते हैं, जबकि इंडिया में 15 to 25% मेनली फॉर दिस आरफिड, 3 to 29% यहाँ पे आईबीडी पेशेंट्स इंडिया में ईटिंग डिसऑर्डर करते हैं, उनमें आरफिड जो है अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, इससे 15 to 25% पेशेंट्स जो है वो सफर करते हैं। अ फियर ऑफ एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज विदाउट डिजायर टू बी थिन। इंटेंशनली वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना डर मन में बैठ जाता है, जो आईबीडी की वजह से पेन है, इतना पेन, जो डिस्ट्रेस है वो इस लेवल पर हाई होता है कि एक मन में फियर बैठ जाता है कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो मुझे इससे तकलीफ होगी। इस वजह से फूड को कंप्लीट अवॉइड करना, एक लार्ज फूड ग्रुप्स जो है वो सब छोड़ देते हैं और उसमें से कुछ सेलेक्टिव 2-4 फूड पे डिपेंड हो जाते हैं कि ये मेरे लिए सेफ फूड्स है, और ये लंबे पैटर्न तक चलता रहता है। और अगर रेमिशन टाइम है, फ्लेयर अप नहीं है, तभी भी हम नए फूड ट्राई करने से घबराने लगते हैं, तो इसी को अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर हम कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, लंबे समय तक रहने से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने लगती है। तो क्योंकि जब हम वेराइटी ऑफ फूड नहीं लेते हैं तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ठीक से, और कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा माल नरिश्ड होने लगती है बॉडी, कुपोषित होने लगती है, अंडर नरिश्डमेंट जिसको हम कहते हैं वो होने लगता है। तो इसलिए आरफिड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइफ इम्पैक्ट होने लगती है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच। एक्चुअली आईबीडी जो है वो सिर्फ फिजिकल पेन तक नहीं है कि आपको बॉडी में पेन है आप मेडिसिन ले लीजिए, ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है।
क्योंकि जो फियर मन में बैठा है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। तो जो इसके लिए हमको अप्रोच चाहिए वो बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच, एड्रेसिंग द गट इन्फ्लेमेशन, द साइकोलॉजिकल फियर एंड द न्यूट्रिशनल गैप्स साइमल्टेनियसली। तो इन सब पे एक साथ काम करना पड़ता है। हियर यू आर सीइंग 5 स्टेप्स, ये सीक्वेंस में ही है। तो स्टेप 1 जो है, सबसे पहले है अचीविंग क्लिनिकल रेमिशन फर्स्ट। अब क्या होता है, जैसे कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो डाइटिशियन के पास आते हैं, आज आए, तो आईबीडी ऐसी डिजीज नहीं है जिसके लिए एक सेट गाइडलाइंस है। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं डायबिटीज, तो डायबिटीज के लिए एक सेट गाइडलाइंस है कि आपको रिफाइंड, जंक फूड, ट्रांस फैट, ये फूड अवॉइड करने हैं, स्टार्च आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स फाइबर पे चाहिए, लो फैट लीजिए, हाई फाइबर लीजिए। तो ये जैसे डायबिटीज के लिए सेट गाइडलाइंस है, ये सारे डायबिटिक पेशेंट्स पे सूट करती है। आईबीडी के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत कस्टमाइज्ड है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग है, हर पेशेंट का सेफ फूड अलग है। तो कुछ गिने चुने फूड्स को अगर हम छोड़ दें जिसपे ज्यादातर पेशेंट एग्री करते हैं कि यस दिस इज सेफ फूड फॉर देम, उसके अलावा सारे फूड्स में बहुत वेराइटी मिलती है। तो हम ऐसा मैं आपको पेपर नहीं दे सकती कि ये आईबीडी का डाइट चार्ट है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या फिर आईबीडी के लिए ये जनरल गाइडलाइंस, ये सारे फूड्स आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब पेशेंट मेरे पास अगर आएगा और एक ओपीडी कंसल्टेशन ले ले कि मुझे डाइट चाहिए आईबीडी के लिए, मेरा ये सब हिस्ट्री है, आई कैन नॉट गिव डाइट इन जस्ट 1 टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपके लिए सेफ फूड क्या है, आपकी फिलहाल कंडीशन क्या है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको महीनों तक जुड़ना पड़ेगा। अगर कंडीशन कितनी सीवियर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ डाइटिशियन की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत है। और ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, नॉट ओनली विद पेशेंट, विद देयर फैमिली। पूरी फैमिली को इसके लिए लगना पड़ता है। ये बहुत चैलेंजिंग डिजीज है और इसके लिए अगर सब मिलकर करें तो इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अचीविंग क्लिनिकल रेमिशन फर्स्ट। अगर पेशेंट की कंडीशन फ्लेयर अप में है, अगर उनका कैलप्रोटेक्टिन जो है मोर देन 100 माइक्रोग्राम्स अगर है, और मैं उनसे कहूंगी कि आपको ये फूड आपको ट्राई करने हैं, तो वो वर्क नहीं करने वाला। इवन वो ट्रिगर करेगा और उनका आरफिट जो है, जो डिसऑर्डर है, उसको बढ़ा देगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन फ्लेयर अप कंडीशन। सबसे पहले हमको उनको रेमिशन में लाना होगा। तो रेमिशन में कैसे लाया जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पेन बहुत ज्यादा है, तो हम सबसे पहले उनको शिफ्ट कर देते हैं लिक्विड डाइट पे। ओके, ये मैं आगे और डिटेल में भी बताऊंगी आपको। लेकिन जैसे हम उनको लिक्विड डाइट पे पहले रखेंगे, सबसे पहले उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो, उसका एक टाइम पीरियड निकलना चाहिए। फिर जब पेशेंट स्टेबल होगा, रेमिशन में आएगा, तब हम उस पर आगे काम करेंगे, जो कि होगी सेकेंड स्टेप। तो पेशेंट को जो पेन है वो मेडिसिन के साथ भी हम रोक सकते हैं इनिशियली, और जो डाइट है वो बहुत ही सेफली हम लिक्विड्स पे जाकर रोकेंगे। उस टाइम हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि जो आरफिट की वजह से माल न्यूट्रिशन है उसको हमें ठीक करना है, पहले वो नहीं है। पहले सबसे पहले आपको काम करना है रेमिशन स्टेज में आना है। जब आप रेमिशन स्टेज में आ जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सीबीटी-जी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो होता है, इसमें जैसे पेशेंट को कैटास्ट्रोफिक थॉट्स आने लगते हैं, मैंने एक पीस भी खाया तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, इतना फियर मन में होता है। तो हमको क्या करना है, ऐसे थॉट्स पे कंट्रोल लाना है। ऐसा नहीं है कि बॉडी की फिजिकल कंडीशन ये है कि एक पीस भी खाया तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लेकिन ये थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड पे हावी होने लगते हैं। तो इसलिए हमको जरूरी है कि जो ये थॉट्स मन में आ रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए गैस्ट्रोसाइकोलॉजिस्ट। अब ये ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग है। तो जो साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में ज्यादा काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस इस तरह का ज्यादा हो चुका है, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इवन काम करते करते करते, आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, आई एम डाइटिशियन, बट नाउ आई नो हाउ टू टॉक, बट ये मेरा ऑथराइज्ड फील्ड नहीं, ठीक है। तो डाइट इज माई ऑथराइज्ड फील्ड। तो जब हम ऐसे डील करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कॉग्निटिव थेरेपी दी जाएगी, मतलब पेशेंट के साथ में बात करके उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज किया जाएगा। और उस प्रोसेस को चेंज करने से एटलीस्ट उसको जो चैलेंजिंग लग रहा है किसी भी फूड को ट्राई करना भी, उसको पहले हम थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो
इस तरह से काम करते हैं। जो फियर हायरार्की होती है, आगे मैं इस पे बात करूंगी कि आगे हम फियर हायरार्की जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, डर के स्टेप्स को कैसे कंट्रोल करना है उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। एक्सपोजर कैसे दिया जाएगा, पहले काउंसलिंग की जाएगी, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो उसकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद कैसे एक्सपोजर देना है, तो फूड फियर हायरार्की एक है जो मैंने आगे मेंशन किया है, वो मैं तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन एंड सोशल मॉडलिंग। मतलब क्या होता है, जब पेशेंट को आईबीडी डायग्नोज होता है उसके बाद में अगर ये साथ में डिसऑर्डर्स भी जुड़ जाते हैं तो पेशेंट अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। वो नहीं पसंद करते हैं किसी भी सोशल गैदरिंग में जाना, बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑल्सो, एंड सोशली वो उतना कंफर्टेबल फील करते ही नहीं है। डिनर टेबल पे अगर आपको सबके साथ बैठना है तो एक ही अपना आप में चैलेंज है, मैं वहाँ पे क्या लूंगा, मैं क्या खा पाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, हेजिटेशन आता है मन में, तो इस तरह से अपने आप को रोकने लगते हैं। तो हमको क्या करना है, टारगेट करना है पहले न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन। ये कैसे शुरू किया जाएगा, जब हम रेमिशन के बाद बिहेवियरल थेरेपी कर चुके हैं, जब उनके थॉट्स को कंट्रोल कर चुके हैं, रेमिशन टाइम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन पे काम करेंगे, जिसमें कि मैकेनिकल टाइमिंग्स जो है उस पे हमको काम करना है, मैकेनिकल ईटिंग जिसको हम कहेंगे, जैसे कि टाइमिंग ऑफ मील्स। क्या होता है कि जो नॉर्मल भी जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, अगर वो बंदा भी टाइमिंग फिक्स नहीं रखता है तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, बहुत कॉमन है। अगर मैं रात को, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं रात को अगर 10 बजे खाना खा के सोऊंगी तो आई विल नॉट फील गुड, तो एक हैवीनेस ऐसा फील होगा। तो ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम में खाते हैं, आपका वो टाइमिंग डेली का एक फिक्स टाइमिंग होना, और आपका एक डिसिप्लिन लाना लाइफ में। उससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस पे उसका बहुत असर पड़ता है। मील्स के बीच में प्रॉपर गैप देना, ठीक है, चाहे वो गैप 2 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक गैप को मेंटेन करना जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस पैटर्न को अडेप्ट करता है और फिर डाइजेस्टिव जूसेस उसके हिसाब से रिलीज करता है, तो जो डाइजेशन में वो चीज हेल्प करती है। तो हमको होता है कि टाइम्ड मील ये स्टेबलाइज करते हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को। उसके बाद में है फूड चेनिंग। जब एक बार हमने टाइमिंग फिक्स कर दिए, आप स्टेप बाय स्टेप ही इसको समझने की कोशिश करें। रेमिशन टाइम हुआ, बिहेवियरल थेरेपी हुई, उसके बाद हमने टाइमिंग फिक्स करा, अब उसके बाद हम करेंगे फूड चेनिंग, मतलब कि जो सेफ फूड्स पेशेंट के हैं उनसे मिलते जुलते फूड्स जो होंगे वो हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेम टेक्सचर्ड वाले फूड जो वो खा पा रहे हैं, सेम फूड उससे मिलते जुलते, ज्यादा उसके टेक्सचर में चेंज नहीं लाना है, उन्हीं फूड को उसी क्वांटिटी में, बिल्कुल कम क्वांटिटी में शुरू में, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज आती है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में, जैसे कि आपने सबने सुना है कि हमको खाना चबा चबा के अच्छे से खाना चाहिए। अब इसमें क्या है ना, ओवर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ही चीजें खतरनाक है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और इन केस ऑफ आरफिड और दिस रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर, इफ यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टाइम इन ईटिंग, आपका एक ना सटाइटी सेंटर है, वो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी भूख मिट जाती है। आप कम खाना खाएंगे तब तक ही वो मिट जाएगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको चबाना नहीं है, ऑप्टिमम टाइम आपको चूज करना पड़ेगा। आपको खाना बराबर उतना च्यू करना है जितना आइडियली हम सजेस्ट करते हैं, जैसे पर बाइट आपको 25 to 32 टाइम्स आपको बाइट करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। लेकिन ओवर च्यूइंग, देर तक लेके बैठे रहना, बहुत धीरे धीरे फियर की वजह से खाना, इससे क्या होता है, कम क्वांटिटी में आपका पेट भर जाएगा, फिर आप नहीं खा पाएंगे, आपकी बॉडी उस चीज से आपको दूर रखेगी। तो हमको वो भी अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप, गट डायरेक्टेड हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपिया कैसे करते हैं, हिप्नोटाइज, इसके बारे में हमने सुन रखा होता है या कोई लोग इसके बारे में नॉलेज भी रखते होंगे। तो ये क्या होता है कि आपने ये भी सुना होगा कि गट को हम कहते हैं सेकंड ब्रेन। आपकी बॉडी में सेकंड ब्रेन हम किसको बोलते हैं, गट को। जैसे आयुर्वेद भी कहता है 80% डिजीजेस स्टार्ट्स विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसका पेट को प्रॉब्लम ज्यादा है, पेट की समस्या ज्यादा है, वो ज्यादातर डिजीज का रिस्क रखते हैं। तो जब आपकी गट हेल्दी नहीं होती है तो आप ज्यादातर डिजीज के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, आप प्रोन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, गट हम सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं,
क्योंकि आपकी नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ब्रेन के साथ, जो सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन तक। अब क्या होता है, जब आपके मन में बहुत फियर होता है, तो जो भी आप खा रहे हैं उससे मुझे पेन हो जाएगा, पेन हो नहीं रहा है लेकिन पेन हो जाएगा कि जो थॉट्स हैं ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत एंशियस बना रहे हैं। ये इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब जो मेरी नर्व्स हैं वहां पे, जो मेरे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जो सिग्नल पहुंचा रही है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, कोई भी जैसे हम बोलते हैं, कुछ भी आपके साथ अगर ऐसा एक्सीडेंट भी होता है, मानो आप क्या कार से ही आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, मानो हल्का ही डैश हुआ, लेकिन आप थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, है ना। अगर आपका किसी चीज से हाथ जल जाए तो आप उस चीज से ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, अगली बार ध्यान ज्यादा रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे उस बॉडी में होता है। जब हम किसी आईबीडी की वजह से हमको इन्फ्लेमेशन है और इतना पेन हो गया, एक बार हम इतना फ्लेयर अप कंडीशन देख चुके हैं, उसके बाद हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव मोड में चले जाती है, अलर्ट मोड में चली जाती है ऑल टाइम। तो एक फियर मन में ऑलरेडी बैठा हुआ होता है, और जो पेन नहीं हो रहा है, ओवर एक्टिव पेन सिग्नल पहुंचने लगते हैं ब्रेन को, जिसकी वजह से हम ज्यादा फील करते हैं। पेन हो रहा है अगर किसी स्केल पे हम नापे 2 तो हमको फील होगा 6। तो ऐसा हमारे नर्व्स के वजह से हो रहा है, ये आपका गलती नहीं है। ये आपकी जो नर्व्स हैं वो ओवर सेंसिटिव हो गई हैं, और इस वजह से आपके ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल मिलने लगता है। इसलिए गट डायरेक्टेड हिप्नोथेरेपी इस टाइम पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो क्या होता है, जब ये थेरेपी हम देते हैं, तो सबसे पहले जो सेशन है उसमें थेरेपी जब दी जाएगी, तो जैसे पेशेंट को हम रिलैक्स करेंगे, बेड पे उसको लेटाया, ये आप स्टेप बाय स्टेप फिर इसको इमेजिन करते हुए चलेंगे। रेमिशन टाइम, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूट्रिशनल स्टेप्स हमने चूज किए, उसके बाद हम इस पे हैं। तो जब हम इस थेरेपी वाले सेशन में होते हैं, तो जो इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको हिप्नोटाइज करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड आपको मेटाफर्स देंगे। ठीक है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अब हील हो रहा है, आप धीरे धीरे फील कर रहे हैं कि आपकी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो गई है, एक लेयर है जो आपको आपके इंटेस्टाइन को सूदिंग लग रही है, आप वो एकदम स्मूथ है। इस तरह से मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे पा रही हूँ, आप इसको अभी सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। जब एक्सपर्ट थेरेपिस्ट आपके साथ 1 घंटा इस तरह से पूरा सेशन लेते हैं, तो आप उस जोन में चले जाते हैं। जैसे आपने अगर कभी मेडिटेशन क्लास अटेंड की हो, तो मेडिटेशन में जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंटिन्यूस, तो हम अपने स्टूडेंट को उस रूम से किसी और दुनिया में ले जाते हैं। माइंड जो होता है उनका वो कहीं और जाता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही होता है। आपका बोलने का तरीका, अब वो कितना एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करेगा। वो आपको उस जोन में लेके जाएंगे जहां आपको ये फील होगा, यस नाउ माय बॉडी इज हीलिंग। धीरे धीरे मेरे ऊपर ये जो मैंने चेंजेस लाए हैं अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पे जो हमने किया है, इट इज वर्किंग ऑन मी। अब मैं अपने नए फूड्स भी ट्राई कर सकता हूँ। तो इस तरह का एक थॉट्स मन में आने लगते हैं। वो 1 आवर सेशन के बाद भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डेटा फीड करके ही भेजते हैं, ताकि आप बाद में भी काम रहे और बहुत एंजाइटी ना हो आपको नए फूड्स देखकर। तो उसके लिए ये गट डायरेक्टेड हिप्नोथेरेपी है, ये काम करती है। तो ये थेरेपी जो होती है वो मेनली क्या करती है, जो वॉल्यूम ऑफ पेन, मतलब जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा रहा है, सबसे पहले उसको काम करेगी, नर्व्स को काम करेगी। तो जो ओवर एक्टिंग सिग्नल्स जा रहे थे वहां पे, जो पेन कम है लेकिन ज्यादा मैसेज जा रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेकंड ये काम करता है आपका ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। जब आपका मन शांत होने लगता है, इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे बहुत गर्मी का मौसम हो और आप जहाँ बैठे हैं आपको बहुत गर्मी लग रही है, अभी रूम में कोई एंटर हुआ है जिसके ट्रे में आइसक्रीम है, तो एक ऑटोमेटिकली देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ठीक है, कि समथिंग सूदिंग इज देयर। यही चीज हम इसको अपोजिट कर लें। ठीक है, कोई आप आराम से शांति से बैठे हैं लेकिन कहीं पे झगड़ा हो गया, कुछ हुआ, तो उससे क्या होता है, हमारे हमारे एक्सप्रेशंस पूरे चेंज हो जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आसपास का एनवायरमेंट है वो आपके हॉर्मोन्स पे, आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। आप किस तरह की सराउंडिंग में रह रहे हैं, आप किस तरह की बातें हर समय कर रहे हैं, इसका आपके ब्रेन पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप डेली सुबह उठकर अपने आप को ये बात बोलना शुरू कर दें, आई एम फीलिंग बेटर, कल से मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फील करने की जरूरत है, और मैं जो जिनको पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं,
अगर आप इन चीजों को रिपीट करते जाएं, शुरू में ऐसा लगता है कि कैसे, हम तो कर ही नहीं रहे अच्छा फील, लेकिन आपको कहते रहना है। जब आप पॉजिटिवली मैं कर पा रहा हूँ, आई कैन डू इट, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगते हैं तो इससे आपके हॉर्मोन्स पे फर्क पड़ता है। मेरा ये कहना है कि आपने कुछ अच्छा देखा, तुरंत आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स जो होते हैं हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं। वहीं आपने कुछ स्ट्रेस वाला देखा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, एंगर हुआ, आपके अंदर एंजाइटी हुई, ऐसा कुछ भी होता है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। जब कॉर्टिसोल हाई होगा तो एंजाइटी बढ़ाएगा, और उस केस में ऑटो इम्यून डिजीजेस बिगड़ जाती है। स्ट्रेस का ऑटो इम्यून डिजीजेस पे बहुत फर्क पड़ता है, नॉट ओनली आईबीडी, सारी डिजीजेस, अस्थमा हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, ये है। तो जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है या डिजीजेस हैं, उनमें स्ट्रेस का बहुत गहरा रोल है, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन की सख्त जरूरत पड़ती है। शुरू में मेडिटेशन कौन करे, टाइम नहीं है, यंग जनरेशन, ये सब चीजें आपको छोड़कर अपने लिए टाइम निकालना है। कितनी भी कंडीशन खराब है, आप लेट कर करो, बैठ कर करो, खड़े होकर करो, लेकिन मेडिटेशन करो। 40 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करेंगे, 40 डेज में उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट देख पाएंगे। तो मैं फिर इंसिस्ट करती हूँ, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं अभी सेशन, वो इस बात को ध्यान में रखें कि 20 मिनट्स तो मेडिटेशन करना ही है। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, अगर आप सपोर्ट ले भी नहीं सकते बाहर से, आपको खुद से इसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको करना है बस आंखें बंद करो और बैठ जाओ। मन में जो भगवान है उनका नाम रिपीट करते जाइए, जिसको हम नाम जप भी कहते हैं, वो कीजिए। अगर आप शांत नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप मंत्र उच्चारण कीजिए, आपको जो मंत्र आते हैं उसको बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। उससे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपका काम करता है, जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहेंगे। ठीक है, अचानक से कुछ हुआ और आपकी बॉडी को उस पर रिएक्ट करना है, तो उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे मैं बैठी हूँ, अचानक से यहाँ पे मुझे डॉग से डर लगता है, अगर डॉग सडनली आ जाए तो मेरी बॉडी जो रिएक्ट करेगी वो मैंने प्लान नहीं कर रखा है, राइट। ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करेगी मुझे सेव करने के लिए, या मैं उस पर अटैक कर सकती हूँ, या अपना सेल्फ डिफेंस करूंगी, जो भी। लेकिन ये मेरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। तो जब हम रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से हम हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ अच्छा या बुरा देख के एकदम से हॉर्मोन्स में पीक नहीं जाएगा, आपकी बॉडी थोड़ा स्टेबल रहेगी। तो पेन भी होगा तो बहुत महसूस नहीं होगा, थोड़ा कम महसूस होगा। ठीक है, इसलिए मेडिटेशन करना, ये गट डायरेक्टेड हिप्नोथेरेपी लेना, ये सब आपके बैलेंसिंग करेंगे बॉडी में। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब मेडिसिन। ये सब तो चलता ही है, साथ में मेडिसिन भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन मतलब जरूरी नहीं है हर एक को जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपका रेमिशन टाइम को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कुछ पेशेंट में ये रिकवरी, जो मेडिसिन होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है और रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, कुछ मेडिसिन वो भी होती है जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है। तो क्योंकि एक डिसऑर्डर है जिसमें आप खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं, तो एपेटाइजर्स दिए जाते हैं जिससे आपकी भूख बढ़ती है और आपका फूड इंटेक पहले से बेहतर हो पाता है। समरी यही है कि आपको 3 स्टेजेस, जैसे हम इसको कंक्लूड भी करें, स्टेबलाइजेशन, सबसे पहले रेमिशन टाइम में आना है। उसके तो तब तक हम वेट लॉस पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले इन्फ्लेमेशन रुक जाए, और हम गोल हमारा क्या है, वेट लॉस जो हो रहा है उसको रोकना है, गेन करवाना है, और जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोकना है। तो सबसे पहले रेमिशन स्टेज तक जाने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सपोजर है, जिसमें हम थेरेपीज देने के बाद कुछ नए फूड सेम टेक्सचर वाले मील टाइमिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली एम है वेराइटी को एक्सपांड करना है, क्योंकि आपकी गट को जितने नेचुरल फूड की वेराइटी आप प्रोवाइड करते हैं उतना आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटर मिलते हैं, आपका जो गट फ्लोरा है वो हेल्दी होता है। ठीक है, जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए वेराइटी ऑफ नेचुरल फूड्स बहुत जरूरी है। तो अगर आप 2-3 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे बॉडी को तो वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए वेराइटी तक हमको जाना है, तो ये थेरेपीज के साथ इसको किया जा सकता है। तीसरा होता है इंटीग्रेशन, जिसमें हम सोशल ईटिंग और इंट्यूटिव हंगर पहचानना
ठीक है, आपको कब भूख लगी है उसको पहचानना, और आपका सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना, जो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उससे उसको बाहर निकालना, कंफर्टेबली आप खा सके, आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उसको भी आप अपने मील्स चूज कर सके, उस कंडीशन में लेकर आना। अब आगे मैंने एक स्केल दिया है। जैसे मैं हमेशा, जब मैंने पहले भी बात की है, जिन लोग मुझसे पहले मिल चुके हैं, हमेशा मैं कहती हूँ कि आईबीडी एक बहुत चैलेंजिंग डिजीज है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक पेशेंट डायरी मेंटेन करें। आपको एक हेल्थ रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। उस हेल्थ रिकॉर्ड में एग्जैक्ट ये जरूरी नहीं कि आपकी वो एक ही पैटर्न होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड रखना है, लेकिन आपके उस रिकॉर्ड से आप और आपकी डाइटिशियन आगे बेहतर आपकी लाइफ बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? आपको डेली बेसिस पे लिखना जरूरी है, क्या क्या किया और क्या क्या खाया, किससे प्रॉब्लम हुई, किससे प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद कैसा आप फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत चीजें जरूरी है। आपका हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। ठीक है, प्यास में और हंगर में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपका एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कम खा रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए। और उसके साथ में आप जो भी मैंने स्टेप्स बताए, जो भी स्टेप्स रहेंगे उसके साथ आप जो भी खा रहे हैं वो आप लिखिए। फिजिकल एक्टिविटी क्या कर पा रहे हैं पूरा दिन भर में। अगर आप अपने आप को रूम में बंद कर लेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे और इस बात का दुख मनाएंगे कि मुझे आईबीडी क्यों हो गया, तो ये आईबीडी को वर्स बना देगा आपको। अब देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि आईबीडी हुआ, लेकिन अब ये हो गया। नाउ एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू लिव बेटर लाइफ विद इट। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सप्लोर करें तरीके और उसमें अपने आप को ढालें। तो पेशेंट डायरी बनाएं। पेशेंट डायरी में अपना सारा रिकॉर्ड लिखे, मैंने क्या क्या किया। मे बी इट विल टेक 15-20 मिनट्स। रात को लिख सोने से पहले आप ये लिखिए, लेकिन महीने भर के बाद आप खुद को जान पाएंगे, मेरे को क्या सूट होता है, क्या करने से मेरे को ज्यादा अच्छा फील होता है, क्या योगा किया उसके बाद मुझे अच्छा लगा, क्या करने से मुझे बुरा लग रहा है। ये आप पूरा एक रिकॉर्ड लिख पाएंगे, कौन से फूड मेरे लिए सेफ है, कौन से फूड मुझे ट्रिगर करते हैं। ये सारा कुछ पेशेंट डायरी के असेसमेंट से पता चल सकता है। अब आपको कुछ चीजें कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो ये स्कोर हम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम द SUD स्कोर कहेंगे, सबमिटिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस। SUD, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस, सॉरी। तो इस स्केल को हम कैसे करना है, स्कोर आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में 0, 1 2 3 4 2 6 7 2 8 एंड 9 to 10। तो ये 0 to 10 का एक स्केल है। मेंटल स्टेट, टोटल काम, अलर्ट बट सेफ, मॉडरेट एंड स्ट्रेस, हाई डिस्ट्रेस एंड पैनिक क्राइसिस। अब फिजिकल सोशल एक्सपीरियंस, जब आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप एकदम कॉन्फिडेंट है, आपको आपको ध्यान में भी नहीं आ रहा कि आपको ये डिजीज है। अगर आप उस स्टेज पर हैं, आपको हर समय बाथरूम में नहीं ध्यान रखना पड़ रहा है कहाँ पे आपकी अर्जेंसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, आप एक तरह से भूल रहे हैं आपको ये बीमारी है, तो आप उसको 0, टोटल काम, ये स्कोर देंगे। ठीक है, 1 2 3 अलर्ट एंड सेफ, यू आर अवेयर ऑफ योर गट बट इट्स बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, आपका कॉन्शियस है कि आपको एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप आराम से मूवी पे फोकस कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे फोकस कर पा रहे हैं, ध्यान से आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप समझ पा रहे हैं, आपको इरिटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि यस, समथिंग इज देयर। तो ये आप 1 2 3 स्केल पे, उसमें 1 2 3 आप अपना उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। फिर मॉडरेट स्ट्रेस, यू फील गट चेकिंग बिहेवियर, यू माइट स्कैन फॉर द नियरेस्ट एग्जिट और फील हेजिटेंट टू ईट अ मील। आप कॉन्शियस हो रहे हैं, अभी आप थोड़ा डर रहे हैं, मन में हल्का फियर है उसको लेकर, और आप इस चीज पे नजर बनाए हुए हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम बिगड़ ना जाए। ये मॉडरेट स्ट्रेस वाली कंडीशन है। हाई स्ट्रेस, हाइपर विजिलेंस, आप हद से ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, योर हार्ट इज रेसिंग एंड यू फील ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कैंसिल प्लान और अवॉइड। ठीक है, आप अभी इसमें पूरा डरे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ट्राई करना ही नहीं है, जो सेफ फूड है उसमें भी नहीं, मैं नहीं खाना चाहता, बेटर है कि मैं ना खाऊं तो मैं बेटर बेहतर फील करूंगा। आप उसमें है तो वो हाई डिस्ट्रेस कंडीशन है। उसके बाद पैनिक क्राइसिस, फीलिंग ट्रैप्ड बाय सिम्टम्स और द फियर ऑफ एन एक्सीडेंट, इंटेंस फिजिकल एंड मेंटल ओवरवेलम, जैसे कि हॉस्पिटलाइज होने वाली कंडीशन है पूरा, तो वो पैनिक क्राइसिस वाली कंडीशन है। तो इस हिसाब से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका फूड हायरार्की, जो मैं आपको पहले कह रही थी। अब जो हम स्कोरिंग करते हैं, हमको कोशिश करनी है वो स्कोर जो है, आपने देखा जो 0 है वो सबसे सेफ है ना। तो ये जो स्कोरिंग है, हमको कोशिश करनी है हम 3 तक मेंटेन करें।
ठीक है, तो हमारा गोल यही है हम 3 तक रहे, हम मॉडरेट पे भी ना आए। तो अब इसमें क्या है, फूड हायरार्की कैसे आपको ये डील करना है, तो इसमें भी लेवल 1 2 3 4 5 मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, करंट सेफ फूड्स, जो भी आपने एनालिसिस किया उसके बेस पे आपके जो भी सेफ फूड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और उनकी लिस्ट बना लेनी है। और उनको आप ले रहे हैं तो आपको पेन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा मेंटली इस बात से रिलीफ मिलेगा कि हाँ ये सब तो मैं हमेशा ही खाता हूँ, तो कुछ नया नहीं है, नई एंजाइटी भी नहीं है। तो ये सेफ फूड पे हम रहेंगे। इसमें क्या है, जैसे कि जैसे राइस है, तो राइस मैंने अभी तक बहुत से पेशेंट्स को डील किया और सबका ये कहना है कि हाँ राइस उनको होता है डाइजेस्ट, तो राइस की रोटी हो, कुक्ड राइस हो, खिचड़ी हो, ये चीजें खा पाते हैं। तो इस तरह के सेफ फूड्स जो है वो ही हमको डाइट में रखने हैं, ये पहला लेवल है। जब ये इस पे हम कंफर्टेबल है तो हम लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 पे टेक्सचर एक्सपांशन, जिसमें हम सेम टेक्सचर वाले फूड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। ठीक है, जैसे चावल की आप रोटी ले रहे हैं, तो चावल के आटे में अगर मैं स्टीम करके गाजर को अच्छे से मैश करके आटे में ही अगर मैं उसको गूंद देती हूँ, तो ये मैंने एक एडिशन किया है। रोटी ही मैं आपको देने वाली हूँ लेकिन उसमें मैंने एक एडिशन कर दिया है, ये हम ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला, तो लेवल 1 हो चुका है। लेवल 2 आपको जब देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, कम अमाउंट। ठीक है, शुरू में जैसे मैंने कहा तो आप एक रोटी चावल की ही खाएंगे, जो आप थोड़ा सा अमाउंट है वो आप, जैसे मैंने एडेड बोला। या फिर ब्रेड की भी बात करो तो जैसे नॉर्मल व्हाइट ब्रेड था उसको सारडो में कन्वर्ट किया, फिर उसको होल ब्रेड में कन्वर्ट किया, तो धीरे धीरे उसमें हम टेक्सचर में इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको ये सब 4 5 पे ही पूरी लाइफ निकालना है, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे अपने आप को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइडियली हम 6 वीक्स के लिए स्टॉप करते हैं चीजों को रेमिशन लाने के लिए। 6 वीक के बाद धीरे धीरे गाइडेंस पे रीइंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे सेम टेक्सचर के फूड, जैसे आप खिचड़ी खा पा रहे थे तो मैं खिचड़ी ग्रेट करके डलवा दूंगी। ठीक है, तो अब उसको ग्रेट करके डाल दिया। लौकी खा पा रहे हैं तो ठीक है, अब मैं अगली बार कद्दू डलवा दूंगी, पम्पकिन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वेराइटी बढ़ती जाएगी। अभी तक आप आलू खा पा रहे थे बट पटेटो एंड बॉटल गार्ड, लौकी खा पा रहे थे, अब मैंने उसमें कद्दू ऐड करवा दिया, मैंने उसमें कैरेट ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ये हम धीरे 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 अपनी वैरायटी को टेक्सचर के बेसिस पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लेवल 3 आता है स्पाइस एंड फ्लेवर री इंट्रोडक्शन। जब पेशेंट फ्लेयर अप कंडीशन पे होता है तो स्पाइसेस हम ना के बराबर कर देते हैं, ब्लैक टाइट कर देते हैं पूरा। लेकिन वापस से जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं फूड हायरार्की में, तो हम उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दो। ठीक है, थोड़ा सा उसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दो। तो धीरे धीरे क्वांटिटी कम रखते हुए स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे भी होते हैं, तो आपको धीरे धीरे उनको रीइंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फाइबर और क्रंच स्टेप, जब आप ये सब कर पा रहे हैं, रेमिशन लंबा चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तब आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फाइबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे विद गाइडेंस। ठीक है, कि हाँ अब ये तो हो पा रहा है, अभी आगे और क्या ऐड कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम कुछ इजी टू डाइजेस्ट रॉ सैलेड्स जो है, एकदम रॉ पे नहीं जाकर उसको स्टीम कुक कर लिया और उसको फिर ऐड कर लिया, थोड़ा उसपे हमने पनीर ऐड कर लिया, जो एग खा पाते हैं उसका एग के साथ बना लिया। तो ऐसे हम उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करके कॉम्प्लेक्स फाइबर थोड़ा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेवल 5 है द अल्टीमेट फियर फूड, मतलब कुछ फूड ऐसे हैं जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वेजिटेबल्स होती है, गार्लिक है, ये जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स होती है ना, ये आपको ट्रिगर करने का सबसे ज्यादा रिस्क रखती है, तो इसको हम कट ऑफ करेंगे शुरू में। जो ऐसे फूड्स है, बहुत लंबा टाइम चल गया रेमिशन तो बिल्कुल कम कम क्वांटिटी गाइडेंस में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन रिस्की फूड को हम लेवल 5 पे रखते हैं। जब भी हम कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्सचर में हो या फिर कॉम्प्लेक्स फाइबर में हो, हमको हमेशा क्वांटिटी कम रखनी है। पहले कम क्वांटिटी, बिल्कुल थोड़ा, मतलब जैसे आपने 2 3 बाइट खाया, कुछ नहीं हुआ, आपने उसको हैंडल कर लिया, कल आप 5 बाइट खा लो, फिर आपने हैंडल कर लिया तो उसको बढ़ा के एक रोटी तक जा सकते हैं। तो ऐसे हम उसको धीरे 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 बढ़ाएंगे। तो ये हमने पूरा आरफिड के बारे में पढ़ा। उसके अलावा जो क्योर है, आपको आरफिड के बारे में ही थोड़ा और ये क्योर एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई भी फूड
जिससे आप डरे हुए हैं और उससे हमें डर ना लगे, उसके लिए जरूरी होता है 10 to 15 टाइम एक्सपोजर। मतलब मैंने जैसे आपको स्टीम्ड कैरेट खिलाया, आपको कुछ नहीं हुआ, तो वो एक बार में आपका सेफ फूड नहीं बनता है। जब आप उसको 10 से 15 बार खा लेते हैं और आपको कुछ नहीं होता है, तब आप उस फूड को अपने लिए सेफ फूड कंसिडर कर पाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोजर जो है वो नए फूड का हमको 10 से 15 बार देना पड़ता है, ताकि पेशेंट के माइंड में ये फिक्स हो सके कि ये फूड मेरे लिए सेफ है। ओके, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन मेथड। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों को हम बोलते हैं कि टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आरफिड की कंडीशन ज्यादा है और पेशेंट बहुत ही एंशियस हो जाता है, तो हम उल्टा रिकमेंड करते हैं। मीन्स हम ये बोलेंगे कि आप लेवल वाइज ही अपना फूड लेंगे, लेकिन कोई भी जैसे कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोई लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं या कुछ भी ऐसा जिससे आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके, आप पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे ना लगा दें, ये मेरे अंदर जा रहा है और कैसा 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 फील करेगा, इससे आपके ना वही गट ब्रेन कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को बोलते हैं आपके फेवरेट जो भी हो, कोई लाइट सी मूवी, कुछ भी स्ट्रेस वाला नहीं देखना है आपको, कुछ भी ऐसा लाइट आप चैनल पे देखते रहिए और साथ में खाना खा लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता और मील पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में है ड्यूरिंग लो एंजाइटी यूज माइंडफुल ईटिंग। जब आप एंजाइटी ज्यादा थी तो हमने आपको बोला डिस्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन जब भी एंजाइटी थोड़ा कम होगी तो आप माइंडफुल ईटिंग पे, मतलब अपनी प्लेट को सजा के लेना, उसमें कलरफुल फूड्स ऐड करना, नेचुरल फूड्स कलर ओनली, तो उसके हिसाब से थोड़ा मील को अपीलिंग और अरोमा वाला बनाना और उसको कॉन्शियसली उस पर देखना। बनाना मतलब मैं ही नहीं कह रही हूँ आपको सेल्फ कुक करना है, बट अपनी प्लेटिंग जो आप करेंगे खाने के लिए, उसको थोड़ा दिल से उसको लेकर आइए कि हाँ ये मेरा मील है अभी एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। और उसमें आपकी कलर का हम ध्यान रखते हैं, अलग अलग वैरायटी के कलर, ताकि अपीलिंग लगे। अरोमा का ध्यान रखते हैं। तो उस पे पेशेंट को कहा जाता है कि अगर आपकी एंजाइटी कम है तो आप इन पे अब ध्यान देना शुरू कीजिए। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करने का एक तरीका होता है, जिससे उनको समझ में आता है कि जो फूड वो लेने वाले हैं वो उनके लिए अच्छा है। ये एंजाइटी को कम करता है। उसके बाद में है कि ये एक्चुअली जो हम लो एंजाइटी में बात कर रहे हैं कि आप बार बार अपने सिम्टम्स चेक ना करें या फिर अपना स्कैनिंग ना करें कि अब ये फूड मेरा इंटेस्टाइन में क्या करने वाला है, तो उस थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन मेथड के बाद ये लो एंजाइटी मेथड पे जाना है। मतलब ये लो एंजाइटी के टाइम पे इन सब जो फूड की क्वालिटी होती है किसी भी मील प्लान, उनको आपको धीरे धीरे समझना है, सीखना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा इन आईबीडी पेशेंट। ये क्या है डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है, एक्चुअली आरफिड जो है वो पेन की वजह से हुआ, जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को पेन के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको क्लीन फूड और हाइजीन फूड के लिए ऑब्सेशन हो जाता है। ठीक है, नहीं ये मेरे को प्रॉब्लम कर देगा, मैं बिल्कुल बाहर का खाना खा ही नहीं सकता हूँ, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये मैं नहीं ले सकता। ये एक लेवल तक तो ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना अच्छी बात, लेकिन ये ऑब्सेशन बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो ये ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट अपना आप को कट करने लगता है, बाहर सोशल गैदरिंग में नहीं जाता है, सिमिलर फूड को भी ट्राई करने के लिए वो रेडी नहीं होता है। तो ये आगे अगर बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देंगे पेशेंट खुद को कुछ फूड आइटम तक, और इस वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर होगी तो मालनरिशमेंट फिर बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वेराइटी ऑफ फूड आप नहीं लेंगे तो अगेन आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं गट में, उसके लिए वेराइटी ऑफ फूड जरूरी है। क्रोनिक स्ट्रेस, द हाई कॉर्टिसोल लेवल, हर समय इसकी चिंता करते रहना कि ये हाइजीन है कि नहीं, हाइजीनिक है या नहीं है, ये क्लीन है या नहीं है, ये कैसे बना हुआ है, इसका मेथड क्या था। बहुत इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, खाते समय भी आपको एंग्जाइटी होने लगती है। नहीं थोड़ा कुछ लोग का होता है ना कि इसमें पता नहीं कैसे हाथ से सर्व किया है, तो वो ऑब्सेशन ज्यादा बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से वो खुद को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, तो ये स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाता है और सोशल आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। उसके बाद है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ड्रिवन बाय बॉडी इमेज, पतले होने की एक्सट्रीम इच्छा रहना कि नहीं मुझे अपनी बॉडी को स्लिम ट्रिम रखना है, अब उसकी वजह से खाने को अवॉइड करना, ये बहुत ज्यादा
फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें क्या होता है कि फ्लेयर अप एलाबाई जिसको हम कहेंगे, जैसे कि एक्सक्यूज देने लगते हैं कि नहीं अगर मैंने खाया तो मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो एक एक्सक्यूज की तरह होता है, उनको रियल में आरफिड नहीं है बट दे आर यूजिंग इट एज एक्सक्यूज। ठीक है, तो उससे क्या होता है उनको अपना ये होता है कि मुझे बॉडी को स्लिम ट्रिम रखना है और मुझे ये नहीं लेना है। एक और भी इसका कारण है कि जब आईबीडी का ट्रीटमेंट होता है तो कई बार आप स्टेरॉइड्स लेते हो, स्टेरॉइड्स की वजह से आपका मूड फेस होने लगता है, आपका वेट गेन होने लगता है, तो वो वेट गेन आपका स्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन वो जो इमेज कॉन्शियस लोग होते हैं फिर उसको एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं इस ये मेरी डिजीज को और बढ़ाएगा और वो फूड को अवॉइड करने लगते हैं। इसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे। इसको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अगर पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे पेन होता है इसलिए मुझे नहीं खाना है, वो सामने से ये बात कमिट ना करे कि आई एम इमेज कॉन्शियस, माय बॉडी इमेज कॉन्शियस, वो ये बात एक्सेप्ट ना करे, तो आपको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। Restricting food intake provides a false sense of control over a body. A patient might start enjoying the comments about their new look, कि पहले से तो कम हुआ है वेट, नाउ यू आर लुकिंग बेटर, तो ये बूस्ट करता है और इसको ट्रिगर करता है। Steroid treatments can cause moon phase and rapid weight redistribution. So restricting food counteract the medication effect. दवाई के जो इफेक्ट्स है वो आप खाना पीना बिल्कुल कम कर दोगे तो कम हो जाएगी। डबल हिट, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का रिस्क रहता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसके बाद बोथ आईबीडी एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा कॉज बोन डेंसिटी लॉस। ठीक है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपका कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस ये डिस्टर्बेंस होगा। जब ये डिस्टर्बेंस होगा तो आपकी हड्डियां खोखली होंगी जिनको फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रैक्चर्स के लिए ज्यादा बॉडी प्रोन हो सकती है। OSFED, अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स, जब आपके चैलेंजिंग लगे फूड लेकिन आपके सिम्टम्स जो पुराने हमने डिसऑर्डर्स बात करी अभी इससे पहले उनसे मैच नहीं होते हैं तो उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि पर्जिंग डिसऑर्डर, जानबूझकर डायरिया कॉज करना, लेक्सेटिव्स खाना, ये बॉडी इमेज को लेकर भी हो सकता है, आपकी बॉडी शेप को लेकर आप कॉन्शियस हैं, आप स्टेरॉइड्स के यूजेस की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है और आप फिर जानबूझकर अपने डायरिया को इंड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनसे आपको पता है कि मुझे डायरिया होगा, तो ऐसी फीलिंग आना कि इससे मेरा पूरा गट क्लीन हो जाएगा और ये ऑब्सेशन बन जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको हम पर्जिंग डिसऑर्डर कहते हैं। एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, a patient might be praised or looking healthy after losing weight, कोई भी अप्रिशिएट करे उसकी वजह से उस चीज का ट्रिगर होना, इसको एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। फिर है नाइट ईटिंग सिंड्रोम, क्योंकि दिन में आप बाहर हैं और आपको डर बैठा हुआ है मन में, मैंने कुछ खाया तो मुझे बाथरूम इमरजेंसी हो सकती है, तो कुछ भी नहीं खाना, खुद को रेस्ट्रिक्ट करना दिन भर, और रात में क्योंकि पता है कि आई एम एट होम आई कैन ट्राई, मुझे वेट भी गेन करना है, तो रात को ज्यादा खाना, तो ये टाइमिंग्स को डिस्टर्ब करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर डिस्टर्ब करेगा, तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने के लिए फिर आपका सिस्टम बिगड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इससे अफेक्ट होता है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये पेशेंट्स में कम देखा जाता है आईबीडी पेशेंट्स में। एक्चुअली बुलिमिया नर्वोसा मींस और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो होता है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, ठीक है, और जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें होता है कि आप जानबूझ के वॉमिट कर रहे हैं, खाना खा लिया, अब आप नहीं चाहते कि वो आपका खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक, आपके इंटेस्टाइन तक जाए और आप उसको पहले निकाल दो ताकि उसका जो आपका वेट गेन ना हो। एक तो सबसे पहले ये जो लास्ट के मैंने डिसऑर्डर्स बताए हैं इसमें बॉडी शेप का बड़ा रोल है और फीमेल्स को इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बॉडी शेप को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, या यंग एज वाले लोग जो है वो ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो द डिसऑर्डर इज पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज द पर्जिंग मेथड, वही जो मैंने बोला कि इंड्यूस करना डायरिया या फिर वॉमिट करना जानबूझकर, कुछ भी खाया उसको उलट देना, often mimic or exacerbate the underlying disease symptoms leading to severe medical instability. The invisible purge in IBD, misuses of laxatives, skipping medications, vomiting, and obstructions. The steroid binge cycle, a unique trigger for bulimia in the IBD patient, is the cause of corticosteroids. The trigger steroid caused polyphagia, मतलब
frequent hunger, कई बार इसकी वजह से भी आपको बार बार भूख लगने लगती है. Patient may experience steroid binge where they eat large amount of food rapidly. The purge, after the binge, the patient feel intense guilt for their body weight. इससे उनको शॉक लगता है और इसकी वजह से जानबूझ के वॉमिट करते हैं या डायरिया इंड्यूस करते हैं ताकि वो कैलोरी इंटेक को अनडू कर सके. टेक अवे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है. अगेन आई एम सेइंग आईबीडी पेशेंट्स के लिए एज सच फिक्स्ड डाइट चार्ट नहीं होता है, ये कस्टमाइज प्लान होते हैं. एंड जब आप एक सिटिंग लेते हैं तो एक सिटिंग में आपको कोई डॉक्टर कोई डाइटिशियन हेल्प नहीं कर सकती है. ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पेशेंट डायरी बनाएं, खुद को असेस करें, आपका एक पैटर्न निकालें, उसके बाद इस पे दोनों मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं. जो मैंने आपको स्कोरिंग बताया था, जब 0 to 10 पे आप स्कोरिंग करते हैं तो अगर वो 4 से ऊपर आता है आपको थेरेपी की जरूरत होती है. अगर 7 to 9 है तो आपको कॉग्निटिव थेरेपी साइकोलॉजिस्ट तक जाना पड़ेगा. लेकिन 3 तक अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ मैनेज भी कर सकते हैं चीजों को. लेकिन 4 to 7 के बीच में आपको डाइटरी गाइडलाइंस लेना चाहिए. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. आपको अपना बॉडी को ऑल टाइम अच्छे से हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. मेंटेन पेशेंट डायरी. डेली आपको 20 मिनट निकालने हैं और पेशेंट डायरी बनाना है. पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बेसिस पे खुद को बताइए. आप वॉरियर ऑलरेडी हैं, आप इतनी बड़ी डिजीज से लड़के काम पे जा रहे हैं तो ये कोई कम बात नहीं है. अपने आप को इस बात के लिए बूस्ट कीजिए. तो पॉजिटिव अफर्मेशन डेली बेसिस पे अपने आप को देना है. मेडिटेशन मैंने आपको बोला 20 मिनट्स अ डे आपको करना है. इसका रिजल्ट आप 40 डेज में खुद देख सकते हैं. कीप योर सेल्फ बिजी इन गुड वर्क. हेल्प कीजिए दूसरों की, अपने जैसे पेशेंट्स की हेल्प कीजिए. सोशल वर्क में अगर हम कुछ भी थोड़ा एफर्ट्स लगाते हैं तो ये अलग सेटिस्फेक्शन देता है. अर्निंग इज सेपरेट थिंग. उसके अलावा अगर हम थोड़ा भी कुछ सोशल वर्क करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत टाइम निकालना है अपनी हेल्थ को चैलेंज करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी करते हैं तो आपको ये साइकोलॉजिकली बहुत सेटिस्फेक्शन देता है. आपको इससे बहुत मेंटली पीस मिलता है. शेयर योर डेली अपडेट्स एंड थॉट्स. आप ये भी कर सकते हैं जैसे आजकल कई लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया अपनी हेल्थ को लेकर. Day 1, Day 2, Day 3. Day 1 छोड़ के आप वीक वाइज भी दे सकते हैं. उससे क्या होता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के लिए है. आप अपना 4-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं. उस ग्रुप में आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए. आपके एक बड़ा सर्कल है आईबीडी का, उसमें से 4-5 कोई भी मेंबर्स अपना ग्रुप बनाइए. मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा ग्रुप, फिर वो सबको डिस्टर्बेंस करना वो नहीं हो पाता. 4-5 लोग जो बहुत इस चीज के लिए अग्री करते हैं कि हाँ हमको इस डिजीज से फाइट करना है और अच्छे से अपनी रेमिशन टाइम को इंक्रीज करना है, वो 4-5 लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें अपने चेंजेस लिखते जाएं और उसको मोटिवेट करें. एक दूसरे को मोटिवेट करें. यस आई एम डूइंग मेडिटेशन एवरी डे, आई एम फीलिंग गुड. उससे दूसरे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऐसा करके आप एक दूसरे को हेल्प कीजिए. क्योंकि यहाँ बैठ के मैं जो भी बोल रही हूँ, आई एम नॉट आईबीडी पेशेंट, मेरी बातें उतना असर नहीं कर सकती जितनी निखिल की बातें करेगी, क्योंकि वो उस चीज को फेस प्रैक्टिकली कर रहे हैं. तो वो अपनी सारी समस्याओं को जब आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको उन पे ज्यादा ट्रस्ट होगा. इसलिए अगर आप अपने 4-5 लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे. और एक दूसरे को बूस्ट भी करता है ना. अगर 2 लोग ने डिसाइड किया हमको वॉक पे जाना है, एक ने किया तो चलो छोड़ो आज सो जाते हैं, 2 ने किया तो वो डोरबेल बज गई, अब उठ के जाना पड़ेगा ना, एक तो आ गया गेट पे. तो ऐसे एक दूसरे को मिलके बूस्ट कीजिए, एक साथ आगे बढ़िए. Do not forget being active throughout the day, but respect your body's limitations. अगर फ्लेयर अप का टाइम है तो पूरा रेस्ट लीजिए, कोई मनाही नहीं है. लेकिन अगर आप थोड़ा भी वॉक कर पा रहे हैं, वॉक के अलावा भी पूरा दिन सोफे पे पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं उठ पाऊंगा, ये सब नेगेटिव अफर्मेशंस हैं. ये आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे. इसलिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा. मंत्र सुनिए. मंत्र मेडिटेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है. खुद से मेडिटेशन कीजिए. आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइट प्ले करके रखिए, जो भी आप सुनते हैं, ठीक है. तो अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने से साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट आता है. तो इसलिए आप इस चीज पे भी थोड़ा फोकस कीजिए. आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर. थैंक यू सो मच निशा. आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर्स तो हम लेंगे, बट उससे पहले आई थिंक एक चीज जो बार बार विच कम्स अप अगेन एंड अगेन हर वेबिनार में वही चीज आती है कि आई थिंक एज अ पेशेंट खुद से भी वी नीड टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स, जिसमें कि जैसे निशा ने बोला पेशेंट डायरी बनाना, थोड़ा खुद से वॉकिंग करना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस और ये सब. तो एज अ पेशेंट ऑल्सो
हमें थोड़ा अपना हेल्थ का वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन हेल्थ, इंडल्ज इन सम एक्टिविटीज, टेक आउट टाइम फॉर दोस एक्टिविटीज एंड उसमें प्रॉपरली टाइम देना। जैसे फूड डायरी हर डाइटिशियन बोलते हैं कि आपको बनाना है, लेकिन कोई भी फूड डायरी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता मतलब किसी को भी मन नहीं करता हो, तो ऑब्वियसली इट्स थोड़ा टाइम वाला एक्टिविटी है। बट आजकल सबको एप्स और इन सब की आदत हो गई है, एकदम फास्ट लाइफ एंड ऑल दैट। बट आईबीटी के साथ इफ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, अगर बेटर लाइफ जीनी है तो थोड़ा सा वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो या वी आर ओपन टू एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स। दो क्वेश्चंस तो ऑलरेडी चैट में हैं। ऋतिक पूछ रहे हैं निशा कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनोरेक्सिया, लाइक व्हाट अबाउट वेट गेन फॉर थिन पीपल। वेट गेन, एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो हम वेट लूज कर रहे हैं ना ऑलरेडी। ऑपोजिट मतलब कि ऐसा ऑपोजिट होता है जैसे क्या? मैंने बताया बिंज ईटिंग, हाँ, ओके, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग जैसे कि आप बार बार खा रहे हैं, तो आपको वेट लॉस करने के लिए बात कर रहे हैं नहीं, सबसे। ये वेट गेन की पूछ रहे हैं ऋतिक। तो वो उसका अपोजिट क्यों बोल रहे हैं? ओके, कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, वेट गेन की प्रॉब्लम तो आईबीडी में ज्यादातर पेशेंट्स को है। ठीक है, ज्यादातर पेशेंट अंडर वेट ही होते हैं, क्योंकि उनको डर बैठा होता है मन में, इसलिए वो अपने आप को बहुत सारे खाने से, फूड से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसलिए वेट गेन करने के लिए ही, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको लेवल वाइज चलना होगा। जैसे ही आपका रेमिशन टाइम होगा, अपने सेफ फूड आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर हम उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, तो आप धीरे धीरे वेट गेन कर पाएंगे। दूसरा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज तब होगा जैसे आपने क्या खाया, वो तो हो गया एक पार्ट, कि हमने अपना पोर्शन अमाउंट जो है वो बढ़ा लिया है, फूड पोर्शन बढ़ाया है, उसकी वजह से वेट गेन होना चाहिए। अभी उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होना चाहिए, अंदर तो डाल दिया लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है, एक तो आपकी गट को आप बेहतर करें, तो उसके लिए जरूरी है हम थोड़ा योगा करें, हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल रखें। बहुत एनोइंग, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, या एंजाइटी जल्दी होना, एंगर जल्दी आना, ये सब आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। और जब ये हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके उसके लिए जरूरी है कि हम बैलेंसिंग करें। जब बैलेंसिंग होगी तो वेट गेन होगा। थैंक यू निशा। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम औश। वो कह रहे हैं कि व्हाई इजंट देयर अ सिंगल कॉन्क्रीट डाइट प्लान। आई थिंक इसका आप बता चुके हो कि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, सबका अलग होता है। तो but he has an additional comment. He has binge eating disorder and tend to consume a lot of junk and sugary foods, also engage in self-harming behavior and an attempt to lose more weight and muscle mass. I am very thin and have been struggling to gain weight for a long time. तो advice आप कुछ? देखिए, जब हमको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है तो हम जंक फूड की तरफ क्यों जाते हैं, शुगरी फूड्स की तरफ क्यों जाते हैं, ये क्रेविंग क्यों होती है अब कुछ मीठा खाया जाए? ये ज्यादातर तब होती है जब हमारी बॉडी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है। when you are not focusing on magnesium, selenium, zinc, आप जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, या फिर आपकी, क्योंकि आईबीडी में रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं, सीड्स नहीं खा पा रहे हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स, हम जो है ग्रुप, हमारा पूरा फूड ग्रुप होता है नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये सबसे ज्यादा रिच होता है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो आप जब ये नहीं खा पा रहे हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लीड करती है जंक फूड क्रेविंग्स की तरफ। ठीक है, तो वो कंट्रोल आप ला सकते हैं जब आप अपने डाइट में गाइडेंस के साथ, मैं फिर कह रही हूँ कि एकदम से अगर मैं कहूँ कि आप बादाम भिगोइए, उसको पीस के आप मिला के डाइट में डाल सकते हैं, तो जिसको फ्लेयर अप का टाइम है वो ट्राई ना करें। ठीक है, लेकिन अगर रेमिशन टाइम चल रहा है तो सोक्ड एलमंड्स को क्रश करके आप ले सकते हैं। ठीक है, एलमंड मिल्क बना के आप पी पाएंगे। तो वो एलमंड मिल्क का, मैंने जैसे कहा, आप ये ले सकेंगे, तो आप शुरू में कितना 10 ml ट्राई करेंगे, अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स, दूसरे नट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो कब करना है, जब आपकी बॉडी को रेमिशन टाइम होगा। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम फ्रूट्स के थ्रू भी ऐड करते हैं। अब कई बार क्या होता है आईबीडी में, ज्यादातर लोग फ्रूट्स को बिल्कुल ही कट कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है इसमें फाइबर है और फाइबर से मुझे प्रॉब्लम होगा, तो फ्रूट्स बिल्कुल कट कर देते हैं डाइट से। तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। अब जैसे एप्पल है,
उसको हम कुक करके भी ले सकते हैं, अगर आप रॉ नहीं खा पा रहे हैं, पील करके कुक करके आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम फ्रूट जूसेस ले सकते हैं छान कर, तो उससे कम से कम हमारा विटामिन सी हमको प्रॉपरली मिले। हम कुछ सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो हम ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी होते हैं हमारे पास, हम वो दे सकते हैं। विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, 10 से 1 के बीच में, सुबह 10 से 1, मैं फिर कह रही हूँ, लोगों को कंफ्यूजन होता है 7 बजे से 10 बजे का बीच में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है सुबह 10 से 1 के बीच में। 15 मिनट्स आपको, अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 15 मिनट, अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपको 25 से 30 मिनट सनलाइट में वीक में 3 से 4 दिन बैठना होता है, ठीक है। पूरा आप फेस को नहीं दिखाएंगे चलेगा, आपका हाथ और पैर की स्किन को एक्सपोज करना होता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें वीक में, अगर ये 4 दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे आई एम ऑल्सो वर्किंग 10 to 1 के बीच में नहीं हो पाता मैनेज, तो फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर मैंने विटामिन डी नहीं लिया तो मेरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हालांकि वो डाइट से कंप्लीट है, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मेरी बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंट है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए जो क्रेविंग्स होती है वो सबसे ज्यादा इसीलिए होती है जब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना पड़ता है, उसको आप करेक्ट करेंगे तो आप क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे। और एक और तरीका होता है कि जो जंक फूड है उनके मॉडिफिकेशंस करके हम हेल्दी रेसिपीज डेवलप कर सकते हैं, वो आप डाइटिशियन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे किसी को नूडल्स बहुत पसंद है तो अभी राइस नूडल भी आता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। हेल्दी नूडल्स भी होते हैं। जैसे नॉनवेज फूड आइटम्स पसंद है तो उसको टिपिकल इंडिया में जैसे नॉनवेज बनता है उस स्टाइल में बनाओगे तो आपका ट्रिगर होगी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा, मतलब एज सच कोरियन नहीं, लेकिन जिस तरह से साउथ कोरिया में और लोग खाते हैं ना, लीन प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, सी फूड ज्यादा खाते हैं, उस तरह से हम डाइट में ऐड करते हैं तो हम ले पाएंगे। तो ये डाइट रेसिपीज में मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। Yes, Brajbasi ji, you can ask your question. आप जो बोल रहे थे कि डायरी रखना पड़ेगा, मैंने भी लास्ट टाइम 15 years आई एम हैविंग दिस डिजीज, तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया ऐसे डायरी लेके, गूगल नोट और सम अदर सॉफ्टवेयर, बट फाइनली व्हाट आई फाउंड इज चैट जीपीटी में, if you keep on updating your data, like making him that you are a diary and keep every day you update your diet detail, motion detail, that is more than enough for keeping a diary of all the activities Nice. that is people can. Yes, yes. Yeah. Thanks for sharing. देखिए अभी वो कर रहे हैं और उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। Any other questions? आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो अनम्यूट करके खुद को। जैसे मैम अभी एफएसएसआई में काम कर चुके हैं, दैट मीन्स जैसे इंडिया में बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स है जो हम लोग परचेज करने जाते हैं, बट वी डोंट नो लाइक व्हिच आर केमिकल्स आर still acceptable and which are chemicals are not acceptable for this disease. जैसे जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ कुछ जो डालते हैं वो लोग को केमिकल्स, सोडियम बेंजोनेट। देखिए इसके ऊपर मेरा एक कमेंट है जो काफी होगा, अपनी रूट्स पे जुड़े रहिए। जैसे ट्रेडिशनल डाइट थी वो सबसे हेल्दी पैटर्न था, इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स खा रहे थे ना वो तरीका अच्छा था। आप पैक्ड फूड आइटम्स को अवॉइड कीजिए, जो भी पैकेट फाड़ के खाना खाते हैं हम, पैक्ड फूड आइटम्स जो है उनको आप अवॉइड कीजिए। अब आप अगर बाहर ही हैं उनमें क्या चूज करना है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जितने भी फूड आइटम्स है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपकी गट के लिए अच्छे नहीं होते। जिसमें इनो होता है वो आपकी गट के लिए अच्छा नहीं होता। सोडा हम लेते हैं खाने का सोडा, वो आपकी गट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये तो हम सबको मना करते हैं, मतलब सिर्फ आईबीडी में। जैसे कुछ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी वो लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो दैट मींस दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? मेडिसिन के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन का मुझे नहीं आइडिया, तो वो मेरा फील्ड नहीं है। बाकी मेरा बस ये कहना है एफएसएसआई का काम आपकी हेल्थ पे ये ध्यान देने का नहीं है। वो जो गाइडलाइंस बना रखी है उसमें जो भी है वो लेवल पे लिखवा देते हैं और दे देते हैं। तो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स है, क्लास 1 क्लास 2, ये सब प्रिजर्वेटिव्स वाले आइटम रेगुलर बेसिस पे अगर आप खा रहे हैं, क्योंकि मिसलीडिंग तो बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन पे लेबल क्या होता है और मिल क्या रहा है तो बहुत ज्यादा है, इस पे तो पता नहीं कैसे काम होने वाला है। जैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर क्या होता है, वो हाइड्रोजनेटेड फैट है, वो और डेंजरस है, वो हार्ट के लिए ज्यादा डेंजरस है।
तो लोग तो उसको कोलेस्ट्रॉल फ्री समझ के ले लेंगे, कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बनाती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल उनमें होता है जो एनिमल बेस्ड होते हैं, जैसे आप मक्खन दूध की बात करेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे मार्केटिंग तो बहुत होती है, आपको पैक्ड पे नहीं जाके अपना फ्रेश होममेड खाने पे रहना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, डू वी नीड टू टेक विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट along with it, or is it just a myth that they should be taken together? क्योंकि स्पेशली विटामिन K2 आईबीडी पेशेंट्स के लिए कई बार जरूरी होता है, लेकिन वो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स के बाद ही आपको दिया जाता है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्स होती है और आपका इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है तो वो आपको सोर्स भी नहीं दिया जा रहा है, और क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्ब होता है तो वहां पे आपका ज्यादातर पेशेंट का वो डैमेज होता है, पार्ट स्ट्रक्चर डैमेज है वहां पे, तो इस वजह से आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो इसलिए आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अगर नहीं हो रहा है तो आप वो चेक कराएंगे, डॉक्टर से भी बात करनी पड़ेगी, अगर ब्लड टेस्ट कम आपका दिखाता है मार्कर तो सप्लीमेंट लेने पड़ सकते। Any other questions? Hello. Yes. Yes, ma'am. बोलो. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Hope you have read my feedback in the chat section, and but still I have one concern that I'm okay and I'm doing well, but I have concern that my hands are still too thin, that I look Hands are too thin. thin. Yes, ma'am. Thin. Hands कहाँ? पूरा सिर्फ हाथों की बात कर रहे हैं आप? Yes, ma'am. Only hands. बाकी मैम बॉडी पोस्चर तो मेरा अच्छा है। I think खाली fingers की बात कर रहे हैं। आप पूरे कलाई वाले एरिया की बात कर रहा है निखिल भाई। कलाई, रिस्ट की बात कर रहे हो? या रिस्ट, या रिस्ट। ओके। बट मैम आर्म्स भी मेरे मैम बहुत सच में। आर्म्स भी, अपर आर्म्स भी वीक है? हाँ, यस मैम। ओके। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आता है, हम योग में भी कराते हैं, अभी जो क्लासेस में लेती हूँ उसमें भी कराती हूँ, तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बनेगा। ये जैसे जैसे आप मसल मास गेन करेंगे ना, आपकी डाइट ठीक रहेगी, थोड़ा एक्सरसाइजेस करेंगे, मैंने आपको करवाई है मयंक साथ में, तो ये एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करोगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। शुरू में ये सबको वीक लगती है, ये इसका आईबीडी से कोई कनेक्शन नहीं है, रिस्ट सबको वीक लगती है जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो करेगा उसकी स्ट्रॉन्ग फील होगी। मैं लेती हूँ ना रेगुलर क्लासेस, सभी को फील होता है। अगर मैं अभी आपसे ज्यादातर लोग से कहूंगी कि आप एल शेप बॉल के साथ बनाओ, दोनों पैर दीवार पे रखने हैं, दोनों हाथ फ्लोर पे रखने हैं, बॉडी का एल बनना चाहिए, पैर से हिप तक हॉरिजॉन्टल, हिप टू रिस्ट वर्टिकल। ये मैं बोलूंगी तो तुरंत शेक होने लगेंगे ज्यादातर लोग, क्योंकि वो पहली दूसरी बार कर रहे होंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आप कर पाएंगे। तो वो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हो जाएगा मयंक, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट डे बॉडी पेन होने लगता है तो फिर वेकअप मतलब उठ ही नहीं पाता हूँ। देखिए, जब भी कोई हम योग करें या हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वो 21 डेज के लिए चैलेंजिंग होती है हमेशा। आप जब शुरू करेंगे, इवन कोई डाइटरी चेंज, आपके ब्रेन को ये बात एक्सेप्ट करने में 21 डेज लग जाते हैं, तो शुरू का टाइम हमेशा चैलेंजिंग फील होगा। आफ्टर 21 डेज आपकी बॉडी डिमांड करेगी उस चीज के लिए। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, जो भी आप करो, जैसे पेशेंट डायरी वाली बात भी है, आप 21 दिन करके तो देखो, मेडिटेशन आप 21 दिन करके तो देखो, आपको 22वें दिन उतना फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करती है। तो शुरू में चैलेंजिंग होता है, शुरू में सोरनेस होती है मयंक, जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सोरनेस आती है बॉडी में, जो आपको रोकती है, आपको ऐसा लगता है रेस्ट करने से ठीक होगा, वो एक्टिव रहने से सोरनेस जाती है। हाँ जी, ठीक है, फिर मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूअसली। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हम 2 और क्वेश्चंस लेंगे निशा, फिर हम क्लोज कर देंगे। ऋग्वेद का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज सजेस्ट सम प्रोबायोटिक्स इन आईबीडी। प्रोबायोटिक्स, देखिए प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो एक तो आपको फूड के साथ लेना चाहिए। जैसे हम प्रोबायोटिक्स के लिए सबसे ज्यादा बोलूंगी आप होममेड कर्ड खाइए। कर्ड ज्यादातर पेशेंट को सूट कर जाता है, तो वो थोड़ा इजी भी होता है। घर में बना हुआ दही, बाहर का जो दही होता है उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उसमें बैक्टीरियाज एक्टिव नहीं रहते हैं,
ठीक है, तो जो होममेड कर्ड है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो एक तो आपको वो लेना है। दूसरा, फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जैसे इडली, इडली ज्यादातर पेशेंट खा पाते हैं, तो इडली है, या पंता भात, अगर आपने सुना हो, राइस को ओवरनाइट, कुक्ड राइस को ओवरनाइट आप सोक करके रखिए, ठीक है, पानी में, पानी जैसे कुक्ड राइस रखा एक पॉट में, मिट्टी के बर्तन में और ज्यादा अच्छा बनता है, और उसको रात भर पानी में भिगो के रखा, सुबह होने के बाद उसमें थोड़ा सा दही मिला लिया, या रात को भी सुबह के बाद टाइम में मिलाइए, दही मिला के 2 घंटा छोड़ दो, 2 आवर्स के आसपास, फिर आप वो जो है उसको आलू उबाल के और ले सकते हो। ये बिहार और यूपी में ज्यादा खाई जाती है डिश, इसको पत्ता भात बोलते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसमें प्याज वगैरह होता है, वो आप अपने बॉडी के एडेप्टेशंस के हिसाब से डालिए, मिर्च वगैरह, लेकिन आप आलू, चावल, दही, पानी, ये प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है। उसके अलावा होममेड कर्ड तो आपको रखना ही है, और फर्मेंटेड फूड, इडली हो गया और डोसा हो गया, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। हम निशा, लाइक रिलेटेड टू कर्ड एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक जैसे कर्ड फॉर आई थिंक फर्मेंट ही होता है ना, तो लाइक इफ वी कीप इट फर्मेंटिंग तो वो खराब होता है क्या कभी दही? हाँ लाइक हाँ, द इट इज बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखिए वो क्या होता है ना, आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो लैक्टोज होती है मिल्क में, और आप उसको कन्वर्ट कर देते हो लैक्टिक एसिड। जैसे हम पनीर भी बनाते हैं तो हम दूध को फाड़ के बनाते हैं, तो वो एक मोमेंट तक वो अच्छा है, जैसे हमने इडली के लिए बैटर बनाया, अब वो बाहर रखा है, तो वो एक टाइम तक आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप उसको 2 दिन बाहर छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओवर ग्रोथ होगी, ओवर ग्रोथ के बाद वो सड़ जाएगा, वहीं पे सड़ जाएगा, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। okay. Final question, is raw salad okay to have or can it lead to sort of possible infection? Can it lead to Possible infections raw salad की वजह से? इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकता है। जो रॉ सैलेड्स है, देखिए वो जो आप इन्फेक्शन बोल रहे हैं, तो अगर बाहर का कटा हुआ है, कितने टाइम से कटा हुआ है, वो अलग बात हो गई, हाइजीन अलग चीज है। अदरवाइज रॉ सैलेड आपको, ये अल्टीमेट फियर फूड में हम डालते हैं। अब रॉ सैलेड में भी आप क्या खाना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इनिशियली जब मैं पेशेंट्स को देती हूँ तो मैं कैरेट के लिए बोलती हूँ, वेजिटेबल्स देती हूँ जो स्टीम करके खाइए, जो सिंपल वेजिटेबल्स है, ठीक है, जैसे लौकी है, गाजर है, और इसके अलावा खीरा है, ये आप खा सकते हैं। खीरा का भी सीड पोर्शन हटा दीजिए, बाकी आप खा सकते हो। तो ये चीजें हम, जुकीनी है उसका भी सीड पोर्शन हटा दो, बाकी आप खा सकते हो। तो ये चीजें हम दे सकते हैं, ये थोड़े इजी टू डाइजेस्ट है। लेकिन अगर हम बोले कैप्सिकम, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वेजिटेबल है, ब्रोकली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वेजिटेबल है, तो ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप शुरू में ले। अब आप गाइडेंस में लेते हैं और आप कितना लंबा रिविजन टाइम चला पाते हैं, उसके बेस पे आप चीजें ट्राई कर सकते हैं। रॉ सैलेड फिर भी आप अवॉइड करें। Okay, thank you so much Nisha for giving all this important information. And जो भी ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग होएगी, that will be put up on the YouTube also. So जो लेट आए हैं लोग या who want to go through the material again, they can watch it on our YouTube channel. And then whoever all are present who want to take some dietary consultation, they can contact us, or we can put you in touch with Nisha. And generally dietitians specifically for IBD are very less in our country. Nisha is someone who has been with us since the beginning, so she has a lot of experience with IBD patients. So, and we get a lot of positive feedback from her as well. So anyone who's confused about diet, and again it's a long journey, मतलब एक बार की बात है ही नहीं, मतलब food in IBD is a very complex thing. So whoever wants to, like whoever is confused about food, confused about diet, can contact us for consultations with Nisha. Okay, so that's all everyone. So thank you so much Nisha, and thank you for giving us so much of your time. And yeah, good evening everyone. So we'll see you in the next webinar. Yeah, thank you ma'am, thank you Nikki. Thank you guys, bye everyone. Thank you, ma'am. Welcome. Bye. Take care. Thank you, sir.